दोस्तों, आज आप सुनेंगे इब्न सफ़ी की लिखी एक और बहुत ही नायाब कहानी जिसका नाम है खून का उजाला। ये विनोद और हमीद सीरीज़ की कहानी है और इस पूरी कहानी में बड़ी ही अनोखी और विचित्र घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट तो है ही, साथ ही सस्पेंस का भी पूरा बढ़िया डोज है। तो कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे एंड तक ज़रूर सुनें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी खून का उजाला। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में करीब 10 यात्री थे और उन्हीं के बीच था हमीद जैसा सदाबहार आदमी। अब ये तो जाहिर है कि जहाँ पर हमीद हो वहाँ पर हंसी की फुलझड़ियाँ तो ज़रूर छूटेंगी। और फिर यहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर और अल्ट्रा मॉडर्न लड़की भी मौजूद थी। लेकिन मज़े की बात यह थी कि इस टाइम हमीद उस लड़की में दिलचस्पी ना लेकर एक बूढ़े आदमी को अपना निशाना बनाए हुए था। बूढ़ा कुछ इस तरह का झक्की था कि हवा के झोंकों से भी मरने मारने को तैयार हो जाता था। हमीद ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अरे वो देखिए श्रीमान जी, दरवाज़ा फिर से खुल गया। बूढ़ा आंखें निकालकर हमीद पर चढ़ दौड़ा। खुल गया तो तुमसे क्या? अरे यही कि ठंडी हवा के झोंके शरीर को झुलसा कर रख देंगे। लोग बुरी तरह हंसने लगे और बूढ़ा किचकिचाकर बोला, तुम होश में हो कि नहीं? ठंडी हवा के झोंके झुलसाते हैं क्या? ओहो, आप कहते हैं तो नहीं झुलसाते होंगे। ये सुनकर लोग फिर से हंस पड़े। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, आप लोगों को हंसने की बीमारी है क्या? क्या आप नहीं जानते कि ज्यादा हंसना पागलपन का लक्षण है? हमीद ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर किसी वजह से किसी की शादी ना हो रही हो तो ज्यादा हंसने के कारण हो जाती है। एक बार की बात है कि। और फिर हमीद ने एक चुटकुला सुनाना शुरू कर दिया। बूढ़े ने शायद हार मानते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन बाकी लोग हमीद के किस्से में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। उन लोगों में से सिर्फ एक आदमी ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था, बाकी सब नीचे की ही सीटों पर बैठे थे। बैठे हुए लोगों में एक मोटा आदमी भी था। अगर वो झक्की बूढ़ा ना होता तो शायद हमीद के मजाकों का निशाना वही बनने वाला था। वहाँ पर एक लड़की भी थी जो हमीद के पास ही बैठी थी और कोई मैगजीन देख रही थी। उसके नाक नक्श तीखे थे और चेहरे से अक्लमंदी टपक रही थी। बड़े फूलों वाली प्रिंटेड साड़ी वो पहने हुए थी। हमीद का ख्याल था कि वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन लड़की ने किसी भी तरह की दिलचस्पी अभी तक नहीं दिखाई थी। अचानक ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और बूढ़ा बड़बड़ाया, ये लीजिए, फिर से स्टेशन आ गया। मैं कहता हूँ हर थोड़ी देर में स्टेशन क्यों आ जाता है? हमीद ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा, जी हाँ वही तो, अभी एक स्टेशन आया था, अब ये दूसरा भी आ गया, उसके बाद तीसरा भी आ जाएगा। पता नहीं क्या मुसीबत है। कायदे से तो स्टेशन की बजाय हाथी आना चाहिए था। लोग एक बार फिर से हंसने लगे, लेकिन बूढ़े ने ना तो हमीद की बात पर ध्यान दिया और ना ही लोगों के हंसने पर। वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाता रहा, अब ये गाड़ी यहाँ रुक जाएगी और घंटों रुकी रहेगी। मैं कहता हूँ आखिर व्हाट इज दिस घिस घिस? एक बार रुक जाती है तो घंटों रुक जाती है, चलती है तो ऐंठ ऐंठ कर चलती है। जब वो बूढ़ा ये सब बड़बड़ा रहा था, उसी समय वो लड़की उठकर टॉयलेट की तरफ चली गई। हमीद चेहरे पर गुस्से के लक्षण दिखाता हुआ बोला, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी के बराबर है क्या? बूढ़े को कुछ समझ नहीं आया था। हमीद ने कहा, अरे आप उन श्रीमती जी को तो कह रहे थे कि चलती है तो ऐंठ ऐंठ कर, यानी वो ऐंठ ऐंठ कर चल रही थीं। बूढ़ा चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ, होश की दवा करो लड़के। हाँ हाँ, वो तो हो ही रही है। हमीद ने इसके आगे भी कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर ये सोचकर कि कहीं बात बढ़ ना जाए, दूसरों से कहने लगा, अरे स्टेशन आ गया, शायद इन महाशय को यहीं उतरना था। हमीद का संकेत उस आदमी की तरफ था जो ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। चलो जगा देता हूँ इन्हें, एक आदमी ने कहा और उठकर उस बर्थ तक गया और फिर वापस लौट आया। क्या हुआ? हमीद ने पूछा। वो साहब तो जाग रहे हैं। हमीद ने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, स्टेशन आ गया है। लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो चुपचाप छत को देखे जा रहा था। जब से हमीद डिब्बे में सवार हुआ था, उस टाइम से अब तक उस आदमी के पोज में ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ था। ना ही उसने दाएं बाएं करवट बदली थी और ना ही अपने पैर फैलाए या सिकोड़े थे। बस कभी कभी उसके हाथों में हरकत हुई थी बस, जबकि उसे आए 2 घंटे बीत चुके थे। हमीद ने बूढ़े की ओर संकेत करते हुए कहा, अरे भाई साहब नीचे आइए, ये आपको याद कर रहे हैं। लेटे हुए आदमी ने सिर झुकाकर देखा, लेकिन उठा नहीं, वैसे ही लेटा रहा। हमीद ने थोड़ा झल्लाकर कहा,
बड़े अजीब आदमी मालूम होते हो यार। 1.5 किलो का सिर तो हिला रहे हो, लेकिन 2 तोले की जबान नहीं हिला सकते। एक आदमी ने कहा, अरे हो सकता है ये गूंगे हों। अब पहली बार बूढ़े ने ऐसे स्वर में कहा जिसमें झल्लाहट नहीं थी। वो बोला, नहीं भाई, जब ये ट्रेन में सवार हुए थे तो गाना गा रहे थे। हमीद ने तुरंत चहक कर कहा, अरे वो तो आपको देखकर गा रहे होंगे ना, वही गाना, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लोग फिर से हंसने लगे। बूढ़ा भन्ना कर कुछ कहने ही जा रहा था कि मोटे आदमी ने ऊपर वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी के बारे में अपना विचार प्रकट किया। हो सकता है ये भाई साहब कोकीन का नशा करते हों। इस बात पर ऊपर लेटे आदमी ने करवट बदली, अपनी गर्दन झुकाई और पूरा मुंह खोलकर एक जोर की जम्हाई ली। अरे ये क्या? मोटे आदमी ने कहा। हमीद ने जवाब दिया, अरे भाई साहब बता रहे हैं कि वो कोकीन नहीं खाते। कोकीन पान में खाई जाती है और इनका मुंह बता रहा है कि शायद इन्होंने जीवन में पान चखा भी ना हो। तो फिर ये बोलते क्यों नहीं? मोटे ने कहा। बूढ़ा फिर से झल्ला गया। नहीं बोलते तो तुम लोगों से क्या मतलब है? तुम लोग क्या खुदा हो? हमीद झट से बोला, मैं मिनिस्टर हूँ, बोलने के डिपार्टमेंट का मिनिस्टर। मेरा काम ये है कि खुद भी बोलता रहूं और साथ वाले लोगों को भी बोलने पर मजबूर करता रहूं। इतने में ही टीटी डिब्बे में दाखिल हुआ और बूढ़ा चिड़चिड़ा कर बोला, अब ये नई मुसीबत, टीटी भी आ गया। अब टिकट निकालो, इनको दिखाओ। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है, हमीद ने कहा। उधर टीटी टिकट चेक करता हुआ उस सीट पर आ पहुंचा जिस पर हमीद था, लेकिन हमीद ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी ही हाँकता रहा। जब टीटी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, टिकट दिखाइए प्लीज़, तब हमीद ने कहा, ऐसी चीज़ मांगने से क्या फ़ायदा जिसे आप फिर वापस कर दें। और मेरी तो ये थ्योरी है भाई कि जो चीज़ एक बार दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार एक लड़की ने मुझसे मेरा दिल मांगा था, मैंने दे दिया। फिर वो कई बार उसे वापस करने आई, लेकिन मैंने तो हर बार वापस लेने से मना कर दिया क्योंकि ये मेरी थ्योरी के अगेंस्ट है। टीटी ने उसे टोकते हुए कहा, आप टिकट दिखाएंगे क्या प्लीज़? ओ हाँ, टिकट, ये लो। हमीद ने अपने कोट की भीतरी जेब से एक टिकट निकालकर टीटी की तरफ बढ़ा दिया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या? ये तो एक ही है। हाँ, तो अभी तो एक ही है ना टीटी साहब, लेकिन अगले सीज़न में मैं इसकी शादी करा दूंगा और फिर ये 1 से 2 हो जाएगा। मजाक नहीं मिस्टर, दूसरा टिकट भी दिखाइए। अच्छा, मुझे तो ये बात आज ही पता चली है कि मुसाफिरों को 2 टिकट रखने होते हैं, एक असली और एक नकली। टीटी और भी चिढ़ गया। ठीक है, फिर मैं आपको चार्ज करता हूँ। ज़रूर कीजिए टीटी साहब, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं चार्ज करने के चक्कर में पड़कर आप खुद डिस्चार्ज ना हो जाएं। इस बार हमीद का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, शायद इसलिए कि उसकी बगल में बैठी लड़की अब हंस रही थी। टीटी का मुंह और भी बिगड़ गया। एक दूसरे आदमी ने उससे कहा, क्यों भाई टीटी साहब, इन्होंने अपना टिकट आपको दे तो दिया है, अब आप इनसे दूसरा टिकट क्यों मांग रहे हैं? टीटी ने लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा, इन महाशय के साथ ये भी तो हैं। लाइए श्रीमती जी, 18 रुपये 80 पैसे। अरे साजिद भाई, अब ये मजाक खत्म भी कीजिए और टीटी साहब को टिकट दे दीजिए ना। लड़की ने हंसते हुए हमीद से कहा। हमीद की खोपड़ी हवा में नाचने लगी। उसने घूर कर लड़की की तरफ देखा। लड़की फिर से बोली, बेचारे टीटी साहब ज्यादा देर तक आपके मजाक का मजा नहीं ले सकते। और टीटी साहब, आप ज्यादा कुछ विचार मत कीजिएगा। ये साजिद भाई ना बड़े ही दिलचस्प आदमी हैं और हमेशा ऐसी ही शरारतें करते हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं ये। टीटी ने मुस्कुराकर हमीद से कहा, क्यों श्रीमान जी, अब क्या ख्याल है? मेरा तो अभी भी वही ख्याल है जो पहले था। ठीक है, तो फिर मैं चार्ज लगा देता हूँ। हाँ, ज़रूर लगाइए और मेरी तरफ से जुर्माना भी लगाइए। लड़की फिर से बीच में कूदी। अरे मजाक खत्म भी कीजिए साजिद भाई। हमीद उसे घूरते हुए बोला। साजिद? कौन साजिद? आप और कौन? दे दीजिए ना टिकट अब। हमीद ने भन्ना कर कहा। क्यों मेरा भेजा चाट रही हो? एक तो बिना टिकट सफ़र करती हो और ज़बरदस्ती दूसरों के गले पड़ती हो। लड़की ने अपना हाथ उठाया और सारे लोगों को संबोधित करते हुए बोली, आप लोग कुछ ख्याल मत कीजिएगा, हम भाई बहन तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। फिर उसने अपना दूसरा हाथ हमीद की कोट की जेब में डाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? उसी समय लड़की ने हाथ बाहर निकाला और उसकी चुटकी में टिकट दबा हुआ था, जिसे उसने टीटी की तरफ बढ़ा दिया। टीटी ने टिकट देखकर वापस कर दिया और लड़की हंसती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। बूढ़ा फिर से बड़बड़ाने लगा। अजीब अहमक आदमी है, टिकट रखे हुए थे लेकिन दे नहीं रहे थे। ये क्या मजाक है?
हमीद ने लड़की को घूरते हुए बाकी लोगों से कहा, आप सब लोग सुन लीजिए सज्जनों, तारागढ़ आ रहा है। हम लोग एक दूसरे से विदा हो जाएंगे यहाँ, लेकिन मैं आप सबको सावधान कर देना चाहता हूँ कि ज़रा होशियार रहिएगा। लेकिन किससे? एक यात्री ने पूछा। इन सुंदर लड़कियों से जो लोगों की जेब काटती फिरती हैं। जैसे इन्हीं मोहतरमा को देख लीजिए, कितनी सफाई से मेरा बटुआ उड़ा लिया है। बूढ़ा फिर से बोल पड़ा, अरे अपनी बहन का मजाक उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? और आपको नकली दाढ़ी लगाते हुए शर्म नहीं आती? हमीद ने पलट कर वार किया। मेरी दाढ़ी नकली है? नहीं है तो साबित करो कि असली है, वरना मुझे इजाज़त दो, मैं साबित करता हूँ। तुम ये कैसे साबित करोगे? तुम्हारी दाढ़ी पकड़कर एक झटका दूंगा। अगर मेरे हाथ में आ गई तो नकली, और अगर तुम्हारे चेहरे पर ही लगी रही तो असली। बूढ़ा मुट्ठियां भींचकर कुछ इस तरह से उठा जैसे अभी हमीद पर घूंसे बरसा देगा, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, बस उसे घूरता हुआ टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। गाड़ी की स्पीड अब काफ़ी कम हो गई थी और तारागढ़ के नज़ारे दिखाई देने लगे थे। हमीद को तारागढ़ ही पहुंचना था। ये एक स्टेट थी। स्टेट के मालिक का नाम था अमर सिंह, और हमीद को अमर सिंह से ही मिलना था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उनके मिलने का उद्देश्य क्या था। टेलीफोन पर उसे कर्नल विनोद का बस इतना ही संदेश मिला था कि उसे आज ही तारागढ़ पहुंचकर कुंवर अमर सिंह से मिलना है। विनोद ने यह भी कहा था कि वो खुद भी किसी दिन वहां पहुंच जाएगा। अब चूंकि हमीद को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो थोड़ा उलझन में भी था। उसने विनोद से पूछा भी था कि उसे तारागढ़ क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन विनोद इस बात को टाल गया था। अब ये सफ़र होता तो मनोरंजक ही, लेकिन इस लड़की ने उसे एक दूसरी उलझन में डाल दिया था। पहले तो उसने कुछ और ही सोचा समझा था, लेकिन जब स्टेशन पर उतरते टाइम भी लड़की ने उसे साजिद भाई कहकर ही संबोधित किया तो उसकी झल्लाहट और भी बढ़ गई। लड़की ने अपना अटैची केस भी उसी कुली के हवाले कर दिया था जिसने हमीद का सामान उठाया था। अब हमीद ने झल्लाते हुए पूछा, अरे ये चक्कर क्या है? आखिर तुम हो कौन? आपकी बहन हूँ। बकवास है, मेरे बाप ने कभी शादी ही नहीं की थी। नहीं की होगी, लेकिन मैं हूँ तो आपकी बहन ही। ज़बरदस्ती किसी की बहन बनना जुर्म है, पता है तुम्हें? लेकिन मैं ज़बरदस्ती आपकी बहन कहाँ बन रही हूँ? मुझे तो ये सोचकर ही तकलीफ हो रही है कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। लेकिन मैं तो आज भी आपको उतना ही चाहती हूँ जितना बचपन में चाहती थी, जबकि आप बचपन से ही मुझे कितना सताते रहे थे। सच कहती हूँ, अब भी जब कभी ठंडी हवा चलती है तो आपका मेरा कान ऐंठना मुझे याद आ जाता है। ओह, हम कितने दिनों बाद मिले हैं। लड़की बोलती जा रही थी और हमीद की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसका अटैची केस अपने साथ ही लेता जाएगा। लेकिन जब वो स्टेशन से बाहर आने के बाद टैक्सी में सारे सामान रखवा कर बैठने लगा तो लड़की भी उसी टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चल पड़ी। हमीद ने इतना बुरा सा मुँह बनाया कि लड़की हंस पड़ी। फिर बोली, आप कुछ नाराज़ हैं शायद? नहीं, मैं तो खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ज़रूर सोचिए, लेकिन इतना बता देती हूँ कि इस टैक्सी के अंदर प्लीज़ खुदकुशी मत कीजिएगा, वरना कत्ल के जुर्म में मेरे साथ साथ ये बेचारा टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा जाएगा। अरे यार, तुम कब तक मेरा भेजा चाटती रहोगी? हाय अल्लाह, अब वो ज़माना आ गया कि भाई को बहन की बातें बुरी लगने लगी हैं। बताइए भला। लड़की ने एक ठंडी सांस खींचकर कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। हमीद ने कुछ पल के लिए संतोष की सांस ली। कुंवर अमर सिंह की हवेली स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं थी। एक जमाना था जब ये तारागढ़ एक छोटी सी आबाद रियासत हुआ करती थी। उस टाइम अमर सिंह के पिता इस स्टेट के मालिक थे और उन्हें बड़ा ठाकुर कहकर पुकारा जाता था। बड़े बड़े दबंग भी उनके नाम से कांपते थे। उनकी अपनी पुलिस थी, एक छोटी सी फौज भी थी। उन्हें 8 तोपों की सलामी दी जाती थी। और फिर आज़ादी मिलने के बाद जब रियासतों का विलीनीकरण शुरू हुआ तो उन्होंने एकांतवास ले लिया था और कुछ ही दिनों बाद परलोक सिधार गए थे। उनके बाद उनकी जगह ली नवयुवक कुंवर अमर सिंह ने। इस स्टेट को 1 लाख सालाना पेंशन मिलती थी, लेकिन इससे राजमहल का खर्च भी पूरा नहीं पड़ता था। बड़े ठाकुर की अय्याशियों के कारण स्टेट का खजाना पहले ही खाली हो चुका था और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा भी चढ़ा हुआ था। लेकिन होनहार अमर सिंह ने रियासत की आन बान में अंतर नहीं आने दिया था। उन्होंने कोई खर्च भी कम नहीं किया। उन्होंने काश्तकारी की तरफ ध्यान दिया और अब उनके पास 200 बीघे के कई फार्म थे, चीनी की 2 मिलें थीं और इस तरह वो शान के साथ अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। और छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ किला जो ठाकुर की हवेली के नाम से प्रसिद्ध था, वो आज भी उसी तरह गर्व से माथा उठाए खड़ा था,
जैसे उस टाइम था जब तारागढ़ का नाम तारागढ़ स्टेट हुआ करता था। टैक्सी जैसे ही फाटक के अंदर दाखिल हुई, हमीद को ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर एक छोटा मोटा शहर ही आबाद हो। टैक्सी पोर्टिको में रुकी और हमीद ने ड्राइवर को पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला, लेकिन ड्राइवर ने कहा, अरे नहीं श्रीमान जी, यहाँ आने वालों से पैसे नहीं लिए जाते, उनके पैसे तो कुंवर साहब देते हैं। इस हवेली की यही परंपरा है। इतनी देर में डिक्की खोलकर एक नौकर ने हमीद का सामान निकाल लिया था। फिर वो सामान सहित हमीद को दाहिनी तरफ बने एक अतिथि खाने में ले आया। लड़की भी साथ ही थी, लेकिन लड़की और हमीद दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। नौकर ने बड़ी ही शिष्टता से पूछा, जी आपका शुभ नाम? साजिद हमीद, राजधानी से आया हूँ। कुंवर साहब दोपहर से आपको ही याद कर रहे हैं। इतना कहकर नौकर चला गया। फिर दूसरा नौकर आया और उसने पूछा, आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी। सिगरेट कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? मैं हुक्का पीता हूँ। खमीरा या दो रसा? अनानास का खमीरा। जी अच्छा, कहकर ये नौकर भी चला गया। फिर तीसरा आया और उसने पूछा, आप रात में सोने से पहले कुछ पढ़ने के आदी तो नहीं हैं? हाँ हूँ। तो आप किस तरह की पुस्तक पढ़ना पसंद करेंगे? इस बार हमीद ने झल्लाकर कहा, हाजी बहलोल की कहानी। नौकर सिर हिलाकर चला गया और लड़की जोर से हंस पड़ी। हमीद भन्नाकर कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक प्रभावशाली व्यक्ति पर पड़ी जो उसी के कमरे की तरफ आ रहा था। उसकी उम्र 35 से 40 के बीच होगी। बड़ा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, दोहरा शरीर, लंबा कद। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अमर सिंह हूँ। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तभी अचानक अमर सिंह की नज़रें उस लड़की की तरफ पड़ी और वो चौंक कर बोले, अरे तुम कब आई? साजिद भाई के साथ ही तो आई हूँ, लड़की ने कहा। हमीद ने पूछा, क्या आप इनको जानते हैं? अमर सिंह ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह से। इसका नाम चंचल है, मेरी कज़न की सहेली है। इसका असली नाम तो सैरा ड्यूड है, लेकिन हम लोग इसे चंचल के नाम से ही पुकारते हैं। मैंने जब कर्नल साहब को पत्र लिखा था तो इसे भी लिख दिया था कि कर्नल से मिलना। चंचल उठी और उसने झुककर खालिस लखनवी स्टाइल से 3 बार हमीद को सलाम किया और फिर अपना सूटकेस उठाकर चली गई। जी हाँ, अब बताइए, हमीद ने कहा। क्या कर्नल ने आपको कुछ बताया है? जी बस इतना ही कि मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, मैं आपसे रात में 11 और 1 बजे के बीच बात करूँगा। तब तक आप आराम कीजिए। वैसे अगर उचित समझें तो एक नज़र हवेली को देख लीजिए। आपके पर्सनल नौकर कितने हैं यहाँ? हमीद ने पूछा। जब आप आए थे तो 80 थे, लेकिन अब 79 ही रह गए हैं। एक मर गया है। अरे जी हाँ, और अगर वो ना मरा होता तो मुझे मरना पड़ता। अध्याय 2। हमीद को ये जगह बड़ी ही अजीब मालूम हो रही थी। हवेली से ज़्यादा ये एक जिंदा अजायब घर था जिसमें तरह तरह के जानवर मौजूद थे। हवेली के अंदर रहने वालों की संख्या किसी भी हालत में 100 से कम नहीं थी। हवेली की 4 दीवारी से लगे हुए आउट हाउसेस थे जिनमें नौकर रहा करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हमीद को ना तो यहाँ कोई बच्चा दिखाई दिया था और ना ही कोई बूढ़ा। जितने भी लोग थे वो सब 16 से 40 के बीच की ही उम्र वाले थे और हर आदमी अधीर और बेचैन नज़र आ रहा था। इसका कारण ये था कि यहाँ कुछ दिनों से एक अजीब सी तरह का खतरा मंडरा रहा था और अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। कोई अज्ञात इंसान कुंवर अमर सिंह को कत्ल करने की धमकियां दे रहा था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था और ना ही कोई ये जानता था कि वो अज्ञात आदमी कौन है। हाँ, इतना ज़रूर सोचा जा रहा था कि वो अज्ञात आदमी हवेली में रहने वालों में से ही कोई हो सकता था। इस अज्ञात आदमी ने अपने साहस और होने वाली घटनाओं से ये साबित कर दिया था कि वो जब चाहे कुंवर अमर सिंह को बड़ी ही आसानी से कत्ल कर सकता है। हमीद उचटती नज़रों से निरीक्षण करता हुआ हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा था। इस वक्त वो अकेला ही था। हवेली के नौकरों ने उसके साथ चलना चाहा था, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था और अकेला ही निकल पड़ा था। इस समय सूरज पहाड़ियों की आड़ में छिप चुका था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक हो गई थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़े चले जा रहे थे। कुल मिलाकर ये एक सुहानी सी शाम थी, लेकिन हमीद अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। सुनी हुई बातों और हवेली के निरीक्षण के दौरान पता चलने वाली चीज़ों से उसका दिमाग ख्यालों में डूबा हुआ था। घूमता घामता वो हवेली के पश्चिमी भाग की तरफ निकल आया।
यहाँ पर दूसरे हिस्सों की अपेक्षा काफ़ी शांति थी और यहाँ का वातावरण काफ़ी स्वप्निल सा लग रहा था। इस भाग को किसी सीमा तक वाटिका भी कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर आम, जामुन, शहतूत और अमरूद के अलावा और भी कई फलों के पेड़ थे। फालसा नींबू वगैरह के भी पेड़ थे। एक तो शाम का टाइम था और दूसरे इन पेड़ों के कारण यहाँ पर अंधेरा सा फैल रहा था। चलते चलते अचानक चौंक कर हमीद रुक गया। उसके कानों में किसी फुसफुसाहट की आवाज़ पड़ी थी। उसने जेब में पड़े रिवॉल्वर पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे दबे पांव उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से उसे वो आवाज़ आती लग रही थी। कुछ ही आगे बढ़ने पर अंगूर की बेलों की आड़ में उसे दो परछाइयाँ नजर आईं। पेड़ों की आड़ लेता हुआ वो उनके इतना नज़दीक पहुंच गया कि उनकी आवाज़ें उसे सुनाई देने लगीं। पहली आवाज़ जो उसके कानों में पड़ी वो किसी लड़की की थी। वो कह रही थी, सुना है कोई मुसीबत आई है। कैसी मुसीबत? ये पुरुष की आवाज़ थी। फिर लड़की बोली, चंचल ने बताया है कि जो आदमी राजधानी से आया है उसका नाम हमीद है और वो इसलिए आया है कि पता लगाए कि कुंवर जी को धमकियां देने वाला कौन है। तो इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? बात तो कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई कत्ल होने वाला है। हो सकता है वो कुंवर जी ही हों। सुनो तरुण, जिसकी मौत आ जाती है उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम बिना वजह ही डर रही हो। मैं तो इसलिए डर रही हूँ कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर हमारा लगन रुक जाएगा। हाँ, ये बात तो है। पुरुष की आवाज़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी। तो फिर क्यों ना हम दोनों भी उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करें जिसके कारण आज पूरी हवेली तलवार की धार पर चल रही है। अरे तुम पागल हो रही हो तरुण। ये तो वही मिसाल हुई कि बड़े बड़े तो बह जाएं और गधा पता लगाए कि कितना पानी है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो सुरेश? हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। एक ज़ोरदार हंसी के साथ ये कहा गया। फिर कुछ पलों तक खामोशी छाई रही और उसके बाद कुछ आहट सुनाई दी। हमीद और भी आड़ में हो गया। फिर उसने उन दोनों को कुंज से बाहर निकलते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वो भी ओट से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो एक नौकर वहां बैठा ऊँघ रहा था। आहट पाते ही वो जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, जी आप भोजन यहीं करेंगे या? हाँ, मेरा खाना यहीं ले आना, लेकिन अभी नहीं। जी अच्छा। नौकर चला गया और हमीद अंदर से दरवाज़ा बंद करके आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। हवेली में सैकड़ों आदमी थे। कुंवर के बाप के चाचा, कुंवर के चाचा, मौसी, मामा और इन सब के परिवारों के लोग। कुछ लोकल कॉलेज में पढ़ते थे और कुछ पढ़ाई पूरी करके ऐश कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े ठाकुर के सिर्फ मित्र थे। परिवार के लोग भी हवेली में ही रहते थे। कुंवर की शादी नहीं हुई थी और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो शादी करेंगे ही नहीं। आखिर हवेली में रहने वालों में से ऐसा कौन हो सकता था जो कुंवर को धमकियां दे रहा हो? अगर ये धमकी ब्लैकमेलिंग के लिए थी तो फिर ये कुछ दूसरे टाइप की हो सकती थी, लेकिन अगर धमकी वाकई कत्ल के ही लिए थी तो फिर तो वही आदमी कुंवर को कत्ल करना चाहेगा जिसे उनकी मौत से कोई फ़ायदा होता हो। हमीद को एक दिलचस्प बात ये भी पता चली थी कि पिछले 5 सालों से हवेली में कोई शादी नहीं हुई थी और इससे भी विचित्र बात यह थी कि हवेली में ना कोई बूढ़ा था और ना ही कोई बच्चा। वो सोचता रहा कि तभी नौकर खाना लेकर आ गया। खाना खाकर उसने कॉफ़ी पी और जब नौकर बर्तन लेकर चला गया तो वो पाइप सुलगाकर लॉन में आ गया। चांदनी छिटकी हुई थी और हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। टहलते टहलते वो अचानक चौंक पड़ा। हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाने वाले रास्ते पर उसे एक परछाई सी नज़र आई थी। आंखें फाड़कर उसने देखा तो ये वही चिड़चिड़ा बूढ़ा था जिससे ट्रेन में उसकी नोकझोंक होती रही थी। उसने बूढ़े को पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आया। उसके फुर्तीलेपन पर हमीद हैरान रह गया था। वो वापस पलटा ही था कि उसे एक नौकर मिल गया। उसने सूचना दी कि कुंवर साहब मेहमान खाने में उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ जब अपने कमरे में पहुंचा तो कुंवर साहब ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। हमीद ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बैठते हुए बोला, मैं इस पूरी सिचुएशन को समझना चाह रहा हूँ कुंवर साहब। कर्नल साहब कब तक आएंगे? कुंवर ने पूछा। मैं उनके प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानता। आप मुझे सारी बातें बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं। कुंवर ने हाथ मलते हुए कहा, क्या बताऊं, इधर 1 महीने से मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। पहले तो मैं इन धमकियों को मजाक में टालता रहा, लेकिन 1 मिनट कुंवर साहब, आपको पहली धमकी कब मिली थी?
आज से ठीक 1 महीना पहले मुझे अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर एक कागज़ मिला था। उस पर लिखा हुआ था, कुंवर, तुम सुबह का उजाला देख रहे हो, लेकिन तुम्हें खून का उजाला देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपकी कार उस टाइम कहाँ खड़ी थी? फार्म के किनारे। आपके साथ कोई था? जी नहीं, कोई नहीं था। दूसरी बार मैं अपने फार्म पर खड़ा गन्ने की फसल देख रहा था कि एक बड़ा सा सांप तेजी से रेंगता हुआ मेरे पैरों पर से गुजर गया था। आज भी जब मुझे वो बात याद आती है तो बदन में झुरझुरी सी आ जाती है। सांप खेत में घुसकर गायब हो गया था, लेकिन मुझे अपने पैरों के पास एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर लिखा था, ये सांप तुम्हें डस भी सकता था। अब भी होश में आ जाओ कुंवर, वरना खून का उजाला देखना ही पड़ेगा। क्या आपने फार्म के आसपास किसी को देखने या तलाश करने की कोशिश की थी? जी हाँ, की थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और इन दोनों घटनाओं से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे धमकी देने वाला फार्म के आसपास ही कहीं रहता है। लेकिन बाद में ये धारणा गलत साबित हुई, और वो इसलिए कि एक रात मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के सामने खड़ा है। मैंने सिर उठाकर जब दरवाजे की तरफ देखा तो कोई आदमी मुझे भागता हुआ नजर आया। मैं दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन बाहर नहीं निकल सका क्योंकि दरवाजे के पास ही अंदर की तरफ एक कागज़ पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाकर देखने लगा। उस पर लिखा था, जिस तरह ये कागज़ तुम्हारे कमरे में डाला गया है उसी तरह तुम्हें गोली भी मारी जा सकती थी, चाकू फेंक कर भी तुम्हें खत्म किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ सावधान किया जा रहा है। आपने पुलिस को इन सब बातों की सूचना दी? नहीं, पुलिस को सूचना देने का बस यही मतलब होता कि काम वाम तो कुछ होता नहीं, एक दूसरी मुसीबत और मेरे सर पर आ जाती, इसलिए मैं चुप ही रहा। फिर आज से करीब 10 दिन पहले मुझे फिर से धमकी मिली, और धमकी वाला कागज़ मेरे कोट की जेब से बरामद हुआ। असल में मैं एक जन समारोह में भाग लेकर लौट रहा था कि अचानक मेरा हाथ अपने कोट की जेब में चला गया। जेब में वो कागज़ था। जब मैंने निकाल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, जिस तरह ये कागज़ तुम्हारे कोट की जेब में पहुंच गया उसी तरह से शीशे की गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती है। अब भी सावधान हो जाओ। और फिर उस चिट्ठी के मिलने के बाद ही मैंने कर्नल विनोद को पत्र लिखा था, और आपके यहाँ पहुँचने से थोड़ी ही देर पहले मेरा एक नौकर कत्ल कर दिया गया है। कत्ल? जी हाँ। हालांकि डॉक्टरों की रिपोर्ट ये है कि उसका हार्ट फेल हुआ है, लेकिन मेरी नज़रों में ये एक खुला कत्ल का मामला है, इसलिए कि उसकी लाश के पास मुझे एक पर्चा पड़ा हुआ मिला था जिस पर लिखा था, ये तुम्हें बचाना चाहता था इसलिए कत्ल कर दिया गया। बस इसी आधार पर आपने उसे कत्ल मान लिया? हामिद ने पूछा। जी नहीं, सिर्फ यही बात नहीं थी। उसकी मौत बड़ी ही अजीब परिस्थिति में हुई थी। उसे दिल की बीमारी थी। वो एक साधारण से झटके पर ही मर सकता था। डॉक्टरों ने उसे हिलने डुलने के लिए मना कर रखा था। दूसरे नौकरों का बयान है कि उन्होंने उसे अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे की तरफ भागते हुए देखा था, और उसी भागने में वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा और मर गया। उसकी उम्र क्या थी? 50 साल। लेकिन मैंने तो सुना है कि हवेली में 40 साल से ज़्यादा उम्र का कोई है ही नहीं। देखिए, किसी की असली उम्र क्या है इसका पता लगाना मुश्किल है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखने में कोई भी 40 साल से ज़्यादा का नहीं मालूम होता। और फिर उम्र वाली ये समस्या सिर्फ हवेली में रहने वालों से संबंध रखती है, नौकरों से नहीं। ऐसा क्यों है भला? इसके पीछे ना कोई रहस्य है ना कोई भावना, बस ऐसे ही है ये। अच्छा, ये बताइए कुंवर साहब, क्या आपसे कभी किसी वस्तु की मांग भी की गई थी? जी नहीं। आपने शादी क्यों नहीं की? अब ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। कर्नल विनोद ने शादी क्यों नहीं की? और खुद आप भी तो अब तक कुंवारे हैं, क्यों भला? अच्छा ठीक है, ये बताइए आपकी मौत से किसको फ़ायदा पहुंच सकता है? किसी को भी नहीं हमीद साहब, मेरे जिंदा रहने में ही सबका फ़ायदा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा ये हवेली और सारी जायदाद नीलाम हो जाएगी। मेरा बाल बाल तक कर्ज में बिंधा हुआ है, और ये बात हवेली के तमाम लोग जानते हैं। क्या आपका कोई इंश्योरेंस है? जी हाँ है। उसका नॉमिनी कौन है? वो 4 लोग हैं। मेरे चाचा जी के लड़के रणबीर सिंह, मामा के लड़के जालिम सिंह, मौसी के लड़के महेंद्र सिंह, और मेरे सौतेले भाई रंजीत सिंह। अच्छा, तो बड़े ठाकुर साहब ने 2 शादियाँ की थीं? जी नहीं, शादी तो एक ही की थी। रंजीत सिंह उनकी नाजायज़ औलाद है। समाज की नज़रों में वो हरामी है, लेकिन मेरी नज़रों में महान है।
MSc करने के बाद रिसर्च कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपने ये कर्जा जो लिया है वो जायदाद पर लिया है या फिर पर्सनली, मतलब कि कहीं आपकी जायदाद गिरवी तो नहीं रखी है? जी नहीं, गिरवी नहीं है, लेकिन इस जायदाद का जो वारिस होगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मेरे कर्जे चुकाए। केवल आपका वारिस ही जिम्मेदार होगा इस बात का? जी हाँ। तो ज़रा मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है जो आपका वारिस तो नहीं है, लेकिन आपकी जायदाद में आधे भाग का मालिक ज़रूर है, तो फिर वो आपका कर्ज अदा करने का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। जी हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कुंवर ने बेचैनी से पूछा। हमीद ने कहा, रणजीत सिंह, अगर वो ये साबित कर दे कि वो जायदाद में बराबर का हिस्सेदार है तो उसे आपकी जायदाद का आधा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन उसे आपका कर्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो रंजीत पर संदेह करने के बारे में सोचना भी पाप समझता हूँ। देखिए कुंवर साहब, मैं भी रंजीत पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात कही है मैंने। वैसे ये जो जालिम सिंह, रणवीर सिंह और महेंद्र सिंह है, ये तो आपके वारिस हो ही सकते हैं ना? जी हाँ, मैंने इन्हीं तीनों को अपना वारिस बनाया भी है। तो फिर कुंवर साहब, अगर आप कत्ल कर दिए जाएंगे तो आपकी जायदाद इन्हीं तीनों को मिलेगी और वारिस होने के नाते इन्हें आपके कर्ज भी अदा करने पड़ेंगे। तो ये सारी जायदाद तो कर्जे चुकाने में चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आपकी इंश्योरेंस से जो रुपए मिलेंगे वो भी तो इन्हीं तीनों के होंगे और वही इनकी नेट बचत होगी। आपका इंश्योरेंस भी तो लाखों का होगा ना? जी हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हमें हर बात पर विचार करना होगा। ये बताइए कि इन चारों में से किस किस की शादी हो चुकी है? किसी की भी नहीं। और ये सैरा डूड कौन है? अरे मैंने आपको बताया तो था हमीद साहब कि वो मेरी कज़न की सहेली है। जी हाँ, बताया था आपने, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई थी, इसीलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। ज़रा खुलकर समझाइए। असल में मेरे दादा 2 भाई थे। बड़े भाई की संतान से मैं हूँ। छोटे भाई की संतान से मेरे एक चाचा थे जो आज से 15 साल पहले मर गए। उनके कई लड़के लड़कियां हैं। सबसे छोटी लड़की का नाम है तरुण। सैरा डूड या चंचल उसी तरुण की सहेली है। अच्छा ये सुरेश साहब कौन है? हमीद ने पूछा। कुंवर साहब चौंक पड़े। आप सुरेश को जानते हैं? जी हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ। जी, सुरेश मेरे दोस्त मिस्टर सेठी का भतीजा है। बहुत ही विवेकी और होनहार है। इस साल उसका MSc का फाइनल है। मेरा विचार है कि तरुण का विवाह उसी से कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे को पसंद भी। कुंवर की बात अभी खत्म भी नहीं होने पाई थी कि कमरे की खुली हुई खिड़की से सनसनाता हुआ एक तीर आया और कुंवर और हमीद की कुर्सियों के बीच से होता हुआ सामने की कुर्सी में जा धंसा। हमीद एक पल की देर भी किए बिना दरवाजे की तरफ झपटा। कुंवर भी जल्दी से तीर की तरफ झपटे और उन्होंने उसे खींच लिया। उसमें एक कागज़ लिपटा हुआ था। उन्होंने जल्दी से उसे खोला और टाइप की हुई इबारत पढ़ने लगे। पढ़ते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसी समय हमीद कमरे में वापस आया। वो हाँफ रहा था। कौन था? कुंवर ने पूछा। मैं नहीं बता सकता कि कौन था। जो भी था हाथ में नहीं आ सका। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुंवर ने उत्तर देने की बजाय वो कागज़ हमीद की तरफ बढ़ा दिया। उसमें लिखा था, कुंवर, ये तीर तुम्हारा दिल भी छेद सकता था। जिन 4 आदमियों पर तुम दोनों संदेह कर रहे हो, उनमें से जालिम सिंह की लाश तुम्हें उसके कमरे में मिलेगी। अगर अब भी तुम होश में नहीं आए तो खून का उजाला तुम्हारी लाश पर मुस्कुराएगा। दोनों फुर्ती से भागते हुए जालिम सिंह के कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हवेली के बहुत सारे लोग वहां पहुंच चुके थे और कुछ आ रहे थे। हमीद उनको हटाता हुआ कमरे में घुस गया और जालिम सिंह की लाश को देखने लगा। लाश के सीने में एक तीर पूरे फल के साथ घुसा हुआ था और लाश का एक हाथ तीर को पकड़े हुए था। लाश का पांव कुर्सी के नीचे दबा हुआ था। आंखें खुली थीं और उनमें डर की झलक नजर आ रही थी। सीने से निकलकर फर्श पर बहता खून अभी जमा नहीं था। जहां तीर चुभा हुआ था उसकी दूसरी तरफ सफ़ेद कमीज पर कुछ काले धब्बे पड़े थे और सिगरेट का एक बुझा हुआ टुकड़ा फर्श पर पड़ा था। इन सारी बातों से हमीद ने ये नतीजा निकाला कि जालिम सिंह कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था कि तीर आकर उसके सीने में धंस गया। उसने तीर निकालने की कोशिश की और इसी कोशिश में उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट कमीज से रगड़ खाकर बुझ गया और नीचे गिर पड़ा। जालिम सिंह सीने से तीर निकालने में असफल रहा और कुर्सी समेत फर्श पर गिरकर उसने दम तोड़ दिया। उसे मरे हुए अभी मुश्किल से 10 ही मिनट हुए होंगे क्योंकि खून अभी एकदम ताज़ा था।
उसी समय सूचना मिली कि पुलिस आ रही है। हमीद ने मुड़कर कुंवर की तरफ देखा, जो लाश के पास ही दोनों हाथों से सर पकड़े बैठे थे। उसने उनसे पूछा, क्या पुलिस को किसी ने इस बारे में सूचना दी थी? मैं नहीं जानता, मैं तो आप ही के साथ था, हम दोनों साथ ही तो यहाँ आए हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? जीप से आने में भी 15 मिनट का रास्ता तो पक्का ही है। इतने में ही पुलिस आ गई और हमीद धीरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने लाश वहाँ से उठवा दी और बाहर निकलकर बयान लिखवाने शुरू कर दिए। हमीद भी एक तरफ खड़ा सुन रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नौकर से जिरह करना शुरू कर दिया। तुमने कितनी देर पहले जालिम सिंह को आखिरी बार जिंदा देखा था? जी आधा घंटा पहले, नौकर ने कहा। इसी कमरे में? जी नहीं, वाटिका में। वाटिका में तुम क्या करने गए थे? जी मैं ठाकुर जालिम सिंह को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा था। किस लिए ढूंढ रहे थे उनको? उनको ये सूचना देनी थी कि फल उनके कमरे में रख दिए गए हैं। क्या वो रात में सोने से पहले फल खाया करते थे? जी वो रात को खाना नहीं खाते थे, फल ही खाकर रहते थे। क्यों, खाना क्यों नहीं खाते थे? कुछ दिनों से उनके मन में ये शक पैदा हो गया था कि किसी दिन रात के खाने में उनको जहर दे दिया जाएगा। और उनके इस संदेह के बारे में तुम्हें कैसे पता है? जी खुद उन्होंने ही मुझे बताया था। तब तो ये भी बताया होगा कि उनको किस आदमी पर शक था? जी हाँ, उन्होंने इस बारे में ठाकुर महेंद्र सिंह का नाम लिया था। ये बात सुनकर हमीद ने कुंवर अमर सिंह की तरफ देखा, जिनका चेहरा अभी तक सफ़ेद पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल को कुछ इशारा किया और वो वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर फिर से उसी नौकर के साथ बहस करने लगा। हाँ, तो जब तुम वाटिका में पहुँचे थे तो वहाँ क्या हो रहा था? जी ठाकुर जालिम सिंह और ठाकुर महेंद्र सिंह में झगड़ा हो रहा था। किस बात के लिए? दोनों एक दूसरे के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे थे। ठाकुर जालिम सिंह का कहना था कि ठाकुर महेंद्र सिंह उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, और यही बात ठाकुर महेंद्र सिंह जालिम सिंह जी से कह रहे थे। मुझे देखकर दोनों चुप हो गए थे। फिर मैंने ठाकुर जालिम सिंह को फल के बारे में सूचना दी और वापस लौट आया। और फिर कुछ ही देर बाद मैंने उनकी चीख सुनी, जो उन्हीं के कमरे से आई थी। जब तुम फल के बारे में उन्हें बताने वाटिका में गए थे तब क्या टाइम हुआ था? जी 11:30 से 3-4 मिनट ज़्यादा रहे होंगे। क्या तुमने टाइम देखा था? जी हाँ। क्यों? असल में उनकी आज्ञा थी कि ठीक 11:30 बजे ही उनके कमरे में फल पहुंचाए जाएं। और तुमने चीख किस टाइम सुनी थी? 11:50 पर। क्या तुम्हारे पास घड़ी है? जी हाँ है, नौकर ने कहा और अपनी कलाई दिखा दी जिस पर घड़ी बंधी हुई थी। तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? जी 12:20, नौकर ने घड़ी देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने अपनी घड़ी देखी, उसमें भी यही टाइम हुआ था। फिर उसने दूसरे लोगों से चीख का टाइम पूछा। कुछ ने समय बताने में विवशता दिखाई और कुछ ने 11:50 का ही टाइम बताया। इंस्पेक्टर कुंवर अमर सिंह से बोला, सुना आपने? कत्ल 11:50 पर हुआ और मुझे कत्ल की सूचना 11:45 पर ही मिल गई थी। ये कुछ अजीब बात नहीं है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब, कुंवर ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। इतने में ही वो कांस्टेबल वापस आ गया, जो इंस्पेक्टर का संकेत पाकर चला गया था। उसके साथ 3-4 नौकर भी आए थे। उसने आते ही कहा, ठाकुर महेंद्र सिंह अपने कमरे में नहीं है सर। मेरे साथ साथ इन नौकरों ने भी उनको ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इंस्पेक्टर ने अर्थपूर्ण तरीके से सिर हिलाया, फिर कुंवर अमर सिंह से बोला, पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाश आपके हवाले कर दी जाएगी। अब कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं बची है जो मुझे पूछनी हो। मामला एकदम साफ है, कातिल महेंद्र सिंह ही हैं। बचकर जाएंगे कहाँ आखिर। फिर वो वापस चला गया। उसने जालिम सिंह का कमरा बंद करवा दिया था। हमीद कुंवर को लिए अपने कमरे में वापस आ गया। कुंवर साहब बहुत ही नर्वस और घबराए हुए नजर आ रहे थे, इसलिए हमीर ने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर बाद कुंवर साहब उठ गए और बोले, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ कैप्टन। अपने खुदा से दुआ कीजिएगा कि मैं कल सुबह का उजाला देख सकूं। मैं ज़रा आपका कमरा देखना चाहता हूँ, हमीद ने कहा। हाँ हाँ आइए। कुंवर हमीद को लेकर अपने कमरे में आ गए। हमीद ने बड़े ध्यान से कमरे को देखा और फिर अपने हाथों से कमरे की खिड़कियां बंद करते हुए बोला, हवेली में कुल कितने टेलीफोन हैं और उनके कितने एक्सटेंशंस हैं? सिर्फ 2 फ़ोन हैं और एक्सटेंशन कोई नहीं है। एक तो मैं यहाँ आपके कमरे में ही देख रहा हूँ, दूसरा कहाँ है? दूसरा आपकी बगल वाले कमरे में है। क्या वहाँ टाइपराइटर भी है? जी हाँ। लेकिन क्यों? जब हम वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे और आपने 4 आदमियों पर संदेह प्रकट किया था, उसी समय तीर द्वारा आपको धमकी मिली। ये इबारत टाइप की गई थी। दूसरे,
जालिम सिंह की हत्या से पहले ही पुलिस स्टेशन फ़ोन पहुंच गया था कि जालिम सिंह का कत्ल कर दिया गया है। इन सब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वही टेलीफोन और वही टाइपराइटर इस्तेमाल किया गया है। अब अगर ये बात सही है तो उन दोनों पर कहीं ना कहीं उस आदमी की उंगलियों के निशान ज़रूर मिलेंगे जिसने उनका इस्तेमाल किया था। तो क्या आपका संदेह महेंद्र सिंह पर नहीं है? हम इतनी जल्दी किसी बात का फैसला नहीं करते कुंवर साहब। अभी मैं जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोइएगा। बाहर निकलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि उसने कुंवर से ये तो पूछा ही नहीं कि दूसरे टेलीफोन वाला कमरा बंद रहता है या खुला रहता है, और अगर बंद रहता है तो उसकी चाबी किसके पास रहती है, उसे खोलता और बंद कौन करता है। लेकिन ये पूछने के लिए वो वापस नहीं लौटा, बल्कि उस कमरे तक आया जिसमें टेलीफोन और टाइपराइटर रखे थे। दरवाज़ा खुला ही हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा था। उसने पेंसिल टॉर्च जलाकर दरवाजे पर से ही अंदर का निरीक्षण किया, फिर हाथों में रुमाल लपेटकर दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे का ताला लगाकर उसे बंद कर दिया। वो करीब आधे घंटे तक अपने कमरे में पड़ा रहा। उसके बाद कमरे से बाहर निकला और दबे पांव वाटिका के उस भाग की तरफ चल दिया जहां नौकर के बयान के अनुसार जालिम सिंह और महेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था। वहां पर चारों तरफ सन्नाटा छाया था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसे रुक जाना पड़ा। सन्नाटे में उसे खुसर फुसर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो ज़मीन पर पेट के बल लेट गया और रेंगता हुआ आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये आवाज़ें साफ होने लगीं और उसने तुरंत ही उनको पहचान लिया। ये तरुण और सुरेश थे। तरुण कह रही थी, तुमने इस टाइम मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे, जब मैंने ये सुना कि जालिम सिंह का कत्ल हो गया तो मैं बहुत ही बदहवास सा हो गया। बदहवास तो मैं भी हूँ सुरेश, तो क्यों ना हम दोनों भाग चलें? नहीं सुरेश, ये नहीं हो सकता। मैं इस हवेली की परंपरा पर कलंक का टीका नहीं लगा सकती। लेकिन तरुण, ये तो सोचो कि आखिर हम कब तक इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे। कुंवर के अलावा हवेली का कोई भी आदमी हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करता। जालिम सिंह ने अगर कभी हमें मिलते हुए देखा होता तो वो हम दोनों को मार डालता। यही हाल महेंद्र सिंह का है। तो बताओ कि हम करें तो क्या करें? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता सुरेश। अब हमारी शादी फिर से टल गई है तरुण, कम से कम 2 महीने के लिए। मैं कल रात फिर आऊँगा। तब तक ये फैसला कर लेना कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। वैसे मेरा अपना विचार तो यही है कि इस हवेली में अब कत्ल होते ही रहेंगे और हमारी शादी ऐसे ही टलती रहेगी। अच्छा सुरेश, तुम आए किधर से थे? 4 दीवारी फांद कर। और ये मेरा ही जिगरा है जो इस तरह से आता हूँ। तुम तो जानती ही हो कि हवेली के चारों तरफ खाई है, सिर्फ फाटक से ही आया जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ से तो मैं आ नहीं सकता। इसीलिए बार बार ये खतरा मोल लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। फिर हमीद ने दोनों को 4 दीवारी की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो भी रेंगता हुआ उसी तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़रें उन्हीं दोनों पर जमी हुई थीं। दीवार के नज़दीक पहुंचकर सुरेश ने जेब से डोरी का एक गुच्छा निकाला जिसके एक सिरे से कोई जानवर बंधा हुआ था। जानवर वाला सिरा उसने दीवार पर फेंका और फिर बंदरों की तरह ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल वो दूसरी तरफ था। तरुण दीवार के ही किनारे किनारे चलती हुई इमारत की तरफ बढ़ने लगी। अचानक वो किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर गई। उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। फिर वो उठी, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय उसी जगह खड़ी रही। उसके दोनों हाथ उसकी आंखों पर जमे हुए थे। हमीद ने सर उठाकर देखा और बुरी तरह चौंक पड़ा। तरुण के सामने धरती पर एक आदमी पड़ा हुआ था। हमीद समझ गया कि तरुण को उसी से ठोकर लगी है, लेकिन वो आदमी अब भी शिथिल क्यों पड़ा है? इस विचार के आते ही वो उठकर खड़ा हो गया और तेज़ी से तरुण की तरफ बढ़ा, और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़मीन पर पड़ा आदमी मर चुका था। वो उकड़ू बैठ गया और उसे देखने लगा। वो आदमी मर तो चुका था, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी घाव का कोई निशान नहीं था। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। उसकी गर्दन की नसें फूली हुई थीं और रस्सी का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। मरने वाला जवान और सुंदर था। हमीद उठकर खड़ा हो गया और तरुण की तरफ देखने लगा, जो खड़ी एक ऐसे पत्ते के समान कांप रही थी जो बहुत तेज़ तूफान में घिर गया हो। उसकी नज़रें अभी भी लाश पर ही जमी हुई थीं। हमीद ने उससे पूछा, तुम इसे जानती हो? जी हाँ। कौन है ये? ठाकुर महेंद्र सिंह। क्या? देखो तरुण, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आई थी। बस इतना बता दो कि तुम्हें सुरेश पर तो संदेह नहीं है। एक पल के लिए तरुण का चेहरा भयानक सा हो गया।
उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे कोई आवाज़ नहीं निकली। हमीद ने कोमल स्वर में पूछा, देखो, ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि मुझे ये बात मालूम है कि महेंद्र और सुरेश के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। जी हाँ, महेंद्र सिंह सुरेश को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें मेरा और सुरेश का मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि जालिम सिंह को महेंद्र ने कत्ल किया था? जी नहीं, दोनों को कत्ल करने वाला। तरुण की बात पूरी नहीं हो पाई। उसकी गर्दन में रस्सी का एक फंदा पड़ा और उसके मुंह से घुटी हुई चीख निकली। फिर वो कई गज तक पीछे खिसकती चली गई। एक पल के लिए हमीद बौखला गया। फिर वो तेजी से उसकी तरफ लपका, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तरुण की आंखें बाहर को निकली पड़ रही थीं। अगर वो बीच से रस्साकशी करता तो वो मर ही जाती। जिस तरफ से ये डोर आई थी वो तो दिखाई दे रहा था, लेकिन डोर का दूसरा सिरा कहाँ है ये नज़र नहीं आ रहा था। हमीद सोचने लगा कि अगर वो दूसरे सिरे का पता लगाने की कोशिश करेगा तो तब तक तरुण जिंदा नहीं रह पाएगी। तो फिर वो क्या करे? और फिर अचानक एक विचार बिजली के समान उसके दिमाग में आया। उसने एक हाथ से तरुण को रोका और दूसरे हाथ से रस्सी पर दबाव डाला। फिर तरुण को छोड़कर उसी हाथ से रस्सी का फंदा खोलने की कोशिश करने लगा। रस्सी पतली और मजबूत थी। जब उसने देखा कि वो इस काम में सफल नहीं हो सकता तो उसने फिर से तरुण को रोका और दांतों से रस्सी को काटने लगा। तरुण भी अब फंदा ढीला करने की कोशिश करने लगी। अंत में एक झटके के साथ रस्सी टूट गई और तरुण मुंह के बल जमीन पर गिर गई। लेकिन साथ ही हमीद की खोपड़ी भी झंझना उठी। वो चकराकर गिरा, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे फिर उठा दिया। उसने देखा कि एक नकाबपोश अब उसके गले में रस्सी का फंदा डालने जा रहा था। उसने अपने को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन असफल रहा। सिर पर पड़ी एक गहरी चोट ने उसे बेकार कर दिया था। उसके गले में रस्सी का फंदा पड़ गया और उसका बंधन सख्त होता चला गया और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रह गया। जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने ही कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि विनोद आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। हमीद चौंक कर बोला, अरे आप जन्नत में कैसे आ गए? और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सारे फरिश्ते कहाँ चले गए? कोई हूर भी नजर नहीं आ रही है। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, प्लान तो ऐसा ही था कि अगर मैं ना पहुँच गया होता तो इस समय तुम जन्नत में या दोजख में ही होते। वैसे क्या तुम उस नकाबपोश को देख पाए थे? माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैं पर्दा नशीनों की तरफ देखता नहीं हूँ। मुझे भी अफसोस है हमीद कि मैं उसे नहीं देख सका, वो निकल गया। अरे चिंता मत कीजिए, बचकर जाएगा कहाँ, मैंने उसे पहचान लिया है। कौन था वो? सुरेश। विनोद चौंक कर बोला, तुमने भांग तो नहीं पी रखी है कहीं? सुरेश तो मेरे साथ आया था, वही तो मुझे खाई के उस पार से अंदर लाया था। हमीद ने जवाब दिया, मेरा दिल चाहता है कि यही बात मैं आपके लिए कह दूं जो अभी आपने मेरे लिए कही है, भंग वाली बात। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है हमीद? नहीं तो लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सुरेश को तरुण से ये कहते हुए सुना था कि वो खाई पार करके दीवार फरलांग कर आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पास डोरी का एक लच्छा था जिसके एक सिरे पर कोई जानवर बंधा हुआ था, और ये तो एक सीधी सी बात है कि वो जानवर सिर्फ गोह ही हो सकती थी। उसी डोर से वो बाहर गया था। जालिम सिंह और महेंद्र सिंह दोनों ही उससे नफरत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो तरुण से मिले, इसीलिए उसने बारी बारी से दोनों को खत्म कर दिया। विनोद ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मेरी बात सुनो कि मैं सुरेश को निर्दोष क्यों समझ रहा हूँ। जब सुरेश वापसी के लिए दीवार से खाई की तरफ उतर रहा था तो मैं वहीं पर था। उसने मुझे बताया कि वो तरुण को वाटिका में छोड़कर आया है। मैंने उससे अंदर जाने की इच्छा प्रकट की और वो मुझे दीवार ही के रास्ते से अंदर ले आया। जब मैं अंदर पहुंचा तब वो नकाबपोश तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा डाल चुका था, लेकिन शायद उसने भी मुझे दीवार से नीचे उतरते हुए देख लिया था, इसीलिए वो तुमको छोड़कर भाग गया। और जब तक मैं ज़मीन पर पहुंचा तब तक वो न जाने कहाँ गायब हो चुका था। लेकिन इस बात को इस तरह से भी तो सोचा जा सकता है कि सुरेश महेंद्र को कत्ल करके भागा। उसका दूसरा साथी भी वहीं पर था। उसने मुझे और तरुण दोनों को ही मार डालना चाहा। नहीं हमीद, ये बकवास है। हाँ, ये सच है कि दोनों की हत्या किसी एक ही आदमी ने की है और वो अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। चलो फिलहाल के लिए मैं कुंवर के पास जा रहा हूँ। वापस लौटकर तुम्हारी पूरी रिपोर्ट सुनूंगा, तब तक तुम नाश्ता कर लो। कुंवर के पास क्यों जा रहे हैं आप? क्या कोई खास बात है? खास बात यह है हमीद कि तुमने और कुंवर साहब ने 4 आदमियों पर शक प्रकट किया था। उनमें से 2 तो मार डाले गए, तीसरा रणवीर सिंह गायब है
और जालिम सिंह और महेंद्र सिंह की हत्या के संबंध में उसी पर शक किया जा रहा है। इस संदेह का कारण क्या है? हमीद ने पूछा। उसके कमरे से डोरी के वैसे ही लच्छे बरामद हुए हैं जिनसे महेंद्र सिंह का गला घोटा गया था, और जैसा तुम्हारी गर्दन में पड़ा था। 2-3 तीर भी मिले हैं जो ठीक वैसे ही हैं जैसा कि जालिम सिंह के सीने में धंसा हुआ था। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला गया। हमीद ने स्नान और नाश्ता किया ही था कि विनोद वापस आ गया और उसने हमीद से कहा, हाँ अब तुम मुझे पूरी रिपोर्ट सुनाओ। हमीद ने रेल के सफ़र से लेकर रात तक की सारी बातें उसे विवरण सहित बता दीं। फिर पूछा, उस बूढ़े को आप किस खाने में रखेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हमीद। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि आप तारागढ़ पहुँचे कब? जिस दिन तुम आए थे ना, उसी दिन करीब 1 बजे मैं भी यहाँ आ गया था। तो अगर आपको उसी दिन आना था तो मेरे साथ ही क्यों नहीं आ गए? क्योंकि मैं कार से सफ़र करना चाहता था। क्यों? बस मेरा दिल किया इसलिए। और आप खाई के उस पार क्या कर रहे थे? मतलब उस वक्त आपकी वहाँ मौजूदगी का क्या कारण था? वो इसलिए कि मुझे सूचना मिली थी कि कोई आदमी पिछली खाई की तरफ से दीवार फांद कर अंदर जाता है रात में 1 बजे के बाद। बस उसी की तलाश के लिए मैं वहाँ पर था। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, सुरेश और तरुण की शादी होगी कि नहीं? विनोद मुस्कुराया। अगर सचमुच तुम्हारा ये सवाल आखिरी सवाल है तो उत्तर दूंगा। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? वैसे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जिन लोगों ने हमें बुलाया था वही अपराधी साबित हुए थे। तो अब ज़रा देखिए, जब जालिम सिंह मारा गया तो कुंवर साहब मेरे ही साथ थे। जब महेंद्र सिंह मारा गया तब वो अपने कमरे में थे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दोनों के कातिल कुंवर अमर सिंह ही हैं। उन्होंने हमें इसलिए यहाँ बुलाया ताकि वो हमें अपनी तरफ से सफाई का गवाह बनाकर अदालत में पेश कर सकें। अब ये तो जाहिर है कि दोनों ही हत्याओं के समय वो घटनास्थल पर या उसके आसपास मौजूद नहीं थे। उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की है। विनोद ने जवाब दिया, तुम्हारी ये बात मैं सच्चे दिल से मान लेता हूँ। अब ये बताओ कि उनके पास इन हत्याओं का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये आपने काम की बात की है। ये तो बिल्कुल सच है कि जब तक अपराध का कारण नहीं मालूम हो तब तक इस तरह के अपराधी पकड़े नहीं जाते। और इन दोनों हत्याओं का कारण या उद्देश्य उस समय पता लगेगा जब ये पता चल जाएगा कि इस हवेली में बच्चे और बूढ़े क्यों नहीं रहते हैं। इस बात पर हमीद ने विनोद को चौंकते हुए देखा। फिर उसने हमीद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज शाम तक तुम इस बात का पता लगा लो कि यहाँ बूढ़े और बच्चे क्यों नहीं रहते। मैं कल सुबह तक असली अपराधी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसी समय ऐसा लगा जैसे बाहर कोई उत्पात सा हो गया हो। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों लपक कर बाहर निकले तो देखा कि कुंवर अमर सिंह खड़े हैं। उनके चेहरे की नसें तनी हुई थीं, आंखें लाल हो रही थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और वो चिल्ला रहे थे, मैं देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। कर्नल विनोद आ गए हैं, अब मैं एक एक को समझ लूँगा। अरे बात क्या है कुंवर साहब? विनोद ने आगे बढ़कर पूछा। मैं तंग आ गया हूँ कर्नल, रोज़ रोज़ की धमकियाँ। मैं कहता हूँ जो भी आदमी मुझे ये कत्ल करना चाहता है वो कत्ल कर क्यों नहीं डालता? इन धमकियों से क्या फ़ायदा है? जो भी ये कर रहा है वो ज़रा अपना नतीजा तो सोच ले। सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। मेरे मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। मार डालो मुझे, नीच लोगों मार डालो, उतार दो मेरे सीने में कटार। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि एक तरफ से कई नौकर दौड़ते हुए आए और कुंवर के सामने रुककर हाँफने लगे। क्या हुआ? कुंवर ने पूछा। वो निकल गया कुंवर जी। किधर से निकल गया? कुंवर ने नौकर को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर पूछा। हमने उसे खाई में छलांग लगाते देखा था कुंवर जी। अरे बात क्या है कुंवर साहब, मुझे भी तो बताइए, विनोद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। लेकिन कुंवर ने उत्तर देने की बजाय नौकरों से कहा, जाओ तुम लोग, वो जहां भी नजर आए उसे गोली मार देना। और ये बात मैं कर्नल विनोद और कैप्टन हमीद के सामने कह रहा हूँ, जाओ। अपनी बात खत्म करके कुंवर पलटे और हवेली की तरफ बढ़े। विनोद और हमीद भी उनके पीछे थे। कुंवर सीधे ड्राइंग रूम में आए। कुछ देर तक सोफे पर बैठे हाँफते रहे, फिर एक गिलास पानी पिया और फिर विनोद से बोले, मेरी अशिष्टता को माफ़ कीजिएगा कर्नल साहब, मैं अपने होश में नहीं था। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए प्लीज़। कोई बात नहीं कुंवर साहब, अब ये बताइए बात क्या थी? कुंवर ने एकदम से कुछ नहीं कहा। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, वो एक बूढ़ा है कर्नल साहब,
उसका नाम अब्राहम है। दादाजी का प्राइवेट सेक्रेटरी था। पिताजी के ज़माने में भी इसी पद पर था। जब पिताजी का देहांत हुआ और मैं अधिकारी बना तो उसने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने सौतेले भाई रंजीत को हवेली से निकाल दूं। जब मैंने इसका कारण पूछा तो बोला कि हवेली का हर बूढ़ा आदमी ये जानता है कि रंजीत आपका सौतेला भाई नहीं बल्कि आपके पिता की अवैध संतान है। वो हरामी है और किसी ठाकुर की हवेली में भला किसी हरामी का क्या काम है। मैं इस बात को टालता रहा, लेकिन मुझे ये भी मालूम होता रहा कि हवेली में रहने वाले हर बूढ़े आदमी की ज़बान पर रंजीत की माँ की आवारगी की कहानियाँ हैं। फिर ये सुना कि रंजीत की माँ अधेड़ होने के बाद भी अपनी आवारगी से बाज नहीं आई और अब हवेली की जवान लड़कियों को भी अपने ही रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रही है। फिर पता चला कि कई जवान अनब्याही लड़कियां अवैध संतानों की माएँ बनने वाली हैं। मैं ये जानकर बेचैन हो उठा। बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे एक रास्ता नज़र आया। मैंने घोषणा कर दी कि हवेली में कोई बूढ़ा नहीं रह सकता। मैंने ये सोचा था कि बूढ़ों के हट जाने से हवेली में रंजीत के बारे में कही सुनी जाने वाली बातें एकदम बंद हो जाएंगी। अब बूढ़े तो हट गए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुछ और लड़कियां गर्भवती हो गई हैं। फिर मैंने ये घोषणा की कि हवेली में कोई बच्चा नहीं रह सकता। इसलिए वो लड़कियां भी हवेली से निकल गईं और इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की, ये सोचकर कि कहीं मेरी संतान के बारे में भी इसी तरह की बातें ना उड़ाई जाएं कि पता नहीं कुंवर की ही संतान है या किसी दूसरे की। और यही वो कारण है जिससे इस हवेली में ना तो कोई बूढ़ा नज़र आता है और ना ही कोई बच्चा। अरे वो अब्राहम की बात तो बीच में ही रह गई कुंवर साहब, वो तो बताइए, हमीद ने कहा। हाँ, वो गायब हो गया था, लेकिन अब फिर से नज़र आया है। उसकी मांग है कि मैं रंजीत को हवेली से निकाल दूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये पूरी हवेली तबाह हो जाएगी और रंजीत का रहस्य तारागढ़ का बच्चा बच्चा जान जाएगा। अच्छा, ये रणजीत सिंह इस समय अपने कमरे में ही होंगे ना, ज़रा उन्हें यहाँ बुलवाइए। कुंवर ने एक नौकर को उन्हें बुलाने भेज दिया। ये रणबीर सिंह का कुछ पता चला? विनोद ने पूछा। जी अभी नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये दूसरा वाला टेलीफोन और टाइपराइटर जिस कमरे में रहते हैं, क्या रात में उस कमरे में ताला नहीं लगाया जाता? जी नहीं। क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं देख चुका हूँ। जालिम सिंह की हत्या से पहले ही उनके कत्ल की सूचना फ़ोन पर थाने भेजी गई थी, तो जाहिर है कि वही टेलीफोन इस्तेमाल किया गया होगा। और इसके अलावा अब तक जितने धमकियों वाले कागज़ आपको मिले हैं वो सब भी आपके उसी टाइपराइटर पर टाइप किए गए थे। तभी नौकर ने आकर बताया कि रंजीत अपने कमरे में नहीं है। जब वो आएगा तब मिल लीजिएगा, कुंवर ने कहा। तभी हमीद ने कहा, अगर इजाज़त हो तो एक बात मैं भी पूछूं? जी हाँ पूछिए, कुंवर ने कहा। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। और आपने अभी तक शादी नहीं की और आप इसका कारण भी बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ कि इस बीच आपके जीवन में कोई लड़की कभी आई ही नहीं? क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में आज तक कोई लड़की नहीं आई है। चलिए आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन क्या ये बात भी आप इतने ही दावे से कह सकते हैं कि आप खुद किसी लड़की के जीवन में दाखिल नहीं हुए? हो सकता है कोई लड़की आपको अपने मन मंदिर का देवता बनाकर पूजती हो, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं है ना, कुंवर ने कहा। बात जिम्मेदारी की नहीं है कुंवर साहब, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई लड़की आपको चाहती है, एक लड़की या फिर कई लड़कियाँ? ये बातें फिर कभी हो सकती हैं कैप्टन, ये मौका ऐसी बातों का नहीं है, कुंवर ने रूखे स्वर में कहा। जी नहीं, ये बात बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको मुझे बतानी ही होगी। विनोद ने हमीद को रोकने के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि ये सवाल सुनने के बाद कुंवर थोड़े बौखला गए हैं और हमीद को टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसने हमीद से कुछ नहीं कहा। ठीक उसी समय एक नौकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने हकलाते हुए कहा, कुंवर साहब, लाश, तीसरी हत्या। क्या? तीनों के मुंह से एक साथ निकला और तीनों फुर्ती से उठकर बाहर निकल आए। इससे आगे की कहानी के लिए सुने नॉवल का दूसरा और आखिरी भाग।